शेरों और शेरनियों, तो हाजिर आपके लिए फाइनल पंच वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया यहाँ पर, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो भाई फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट ये कहती है द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी और फोटोन एनर्जी इंसिडेंट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी लाइट एनर्जी गिर रही है, कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी। अब इसके जो एसआई यूनिट्स होंगे दैट विल बी जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बेसिक फीचर्स ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑन विच आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज बेस्ड। देखो, सबसे पहली बात तो फोटॉन्स को पार्टिकल्स ऑफ लाइट माना गया है। दे कैरी एनर्जी दैट इज h इंटू न्यू एंड मोमेंटम p इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा। फोटॉन्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटॉन्स को ये माना गया है कि ये सब के सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करते हैं। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर पर कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, ये जो है हमें इसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये इसके बेसिक फीचर्स हैं। अब देखो, आई एम स्टिल शॉक्ड कि इतना छोटा सा क्वेश्चन और 2 बार बोर्ड में, आई थिंक 3 बार बोर्ड में पूछा गया। ध्यान से देखो, यहाँ पर इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो डिफाइन द टर्म फ्रीक्वेंसी इन रिलेशन टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट कैन प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। यानी कि कम से कम कितनी एनर्जी गिरनी, कम से कम कितनी फ्रीक्वेंसी गिरनी चाहिए किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर ताकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल आए, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सबको पता ही होगा, बट स्टिल इतनी बार बोर्ड में आया है तो मैंने एक बार इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इंक्लूड कर लिया। नाउ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द टू हैज़ द लार्जर डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड वाई। देखिए, जब बात काइनेटिक एनर्जी की आ गई तो यहाँ पर हम इक्वेशन यूज़ करेंगे लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m के। नाउ यहाँ से जो लैम्डा है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अब काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम थी तो भाई h, 2 और k ये सब तो कैंसिल हो गया। अब जो आपके पास इक्वेशन बच गई लैम्डा ई और लैम्डा पी की, वो प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली रूट ऑफ मास के। तो यहाँ से लैम्डा ई बाय लैम्डा पी आ जाएगा अंडर रूट एम पी बाय एम ई। अब मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1836। यानी कि प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स भारी होता है। तो इसका मतलब है कि लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इक्वल्स टू अंडर रूट 1836। दिस मीन्स लैम्डा ई विल बी ग्रेटर देन लैम्डा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वन इज गुड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन दोबारा आने के चांसेस रहते हैं। और अभी एक सरप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए इस वीडियो के एंड में, उसको जरूर देखना ध्यान से, क्योंकि मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन इतनी बार आएगा पेपर में। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ लैम्डा वर्सेस 1 बाय रूट वी, वेयर वी इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ द टू पार्टिकल्स ए एंड बी कैरिंग सेम चार्ज बट masses m1 m2 where m1 is greater than m2. which one of the two represents the particle with smaller mass and why। देखो, अब क्योंकि यहाँ पर चार्ज और पोटेंशियल की बात हो रही थी तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m3v हो जाएगा। अब क्योंकि चार्ज सेम था तो हमने सेम वाले फैक्टर्स हटा दिए। अब यहाँ पे लैम्डा प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाय रूट एम इंटू 1 बाय रूट वी के। अब 1 बाय रूट एम इसको हम स्लोप मान लेंगे। एक सिंपल सी बात है भाई, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी स्लोप कम होगी। ठीक है, देखो m1 इज ग्रेटर देन m2 क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन्ड है, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो 1 बाय m2 विल बी ग्रेटर देन 1 बाय m1, देयरफॉर 1 बाय रूट m2 विल बी ग्रेटर देन 1 बाय रूट m1। तो m2 वाले की स्लोप ज़्यादा आएगी तो इसका एंगल ज़्यादा बनेगा और इसका एंगल कम बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन। देयर आर मटीरियल्स विच एब्जॉर्ब फोटॉन्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एंड एमिट फोटॉन्स ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो हाई एनर्जी होती है और लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है वो लो एनर्जी होती है। बात बिल्कुल ठीक है कि आपने एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया, उसमें से कुछ हिस्सा जो है ना वो आपका
वर्क फंक्शन में लग जाएगा, बाकी बची हुई एनर्जी आपकी बाहर निकल जाएगी, लोअर एनर्जी। ठीक है, तो इसके अंदर लॉस ऑफ एनर्जी शो हो रहा है, दैट मीन्स प्रोसेस सही जा रहा है। लेकिन उल्टा इसका जो है ना वो ट्रू नहीं हो सकता कि आप कम एनर्जी एब्जॉर्ब करके ज़्यादा एनर्जी एमिट कर दो। ठीक है, रिवर्स इज नॉट ट्रू बिकॉज इन दैट केस मटेरियल विल हैव टू सप्लाई एनर्जी ऑन इट्स ओन। इसका उल्टा नहीं हो सकता, आप एनर्जी एब्जॉर्ब करके थोड़ी सी को अपने पास रख के बाकी को एमिट कर सकते हो, लेकिन उल्टा नहीं कर सकते कि कम एब्जॉर्ब करके आप ज़्यादा एमिट कर दो, क्योंकि उस केस में मटेरियल को खुद ही अपनी तरफ से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ जाएगी, और स्टेबल मटेरियल्स ऐसा नहीं करते। Now, in photoelectric effect, the yellow light is just able to emit electrons. तो just able का मतलब था यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट मीन्स जो येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। सिंस न्यू ग्रीन इज ग्रेटर देन न्यू येलो, यानी कि जो ग्रीन की फ्रीक्वेंसी होती है वो येलो से ज़्यादा होती है, तो ग्रीन लाइट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। लेकिन जो रेड की फ्रीक्वेंसी होती है वो येलो से कम होती है, तो इसलिए रेड लाइट उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करवा पाएगी। नाउ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 raised to power 14 hertz is produced by a laser. The power emitted is 2 into 10 raised to power minus 3 watt. How many photons per second on an average are emitted by the source? तो how many photons जहाँ पर लिखा था, that means we have to find intensity. ठीक है, अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एनर्जी। तो पावर तो क्वेश्चन में दे रखी थी, लेकिन एनर्जी निकालने के लिए वी विल यूज़ प्लैंक्स रिलेशन। तो यहाँ पर सिंपल ये वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 5 into 10 raised to power 14 photons per second. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक फ्रॉम एनसीईआरटी भी है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो भाई इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी फोटो करंट वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। फोटो करंट जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। नाउ एक सोडियम का सरफेस है जिसका कि वर्क फंक्शन 2.75 EV है, और मॉलिब्डेनम का 4.175 EV है वर्क फंक्शन। आपको ये बताना है कि इन दोनों सरफेसेस में से जो 3300 एंगस्ट्रॉम की जो आपकी वेवलेंथ है ना, क्या वो इनमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर पाएगी या नहीं। तो देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3300 एंगस्ट्रॉम, हमने यहाँ पे 3300 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ थी उसकी हमने एनर्जी निकाल ली hc/λ। लेकिन इसको ईवी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको उनके वर्क फंक्शंस दिए हुए हैं वो ईवी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना हमने इसका वर्क फंक्शन ईवी में कैलकुलेट कर लिया 3.76 EV। तो जो मॉलिब्डेनम है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका वर्क फंक्शन इससे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि अगर इस लेज़र लाइट को या इस लाइट सोर्स को क्लोज लाया जाए, पास में लाया जाए, तो क्या उससे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? आंसर इज नो। अगर आप लाइट सोर्स को पास में लेके आओगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपका इंटेंसिटी है ना वो बढ़ जाएगी, लेकिन एनर्जी तो उतनी की उतनी रहेगी, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी तो चेंज कर नहीं रहे, तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है बट है बहुत ही आसान क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे, देखने में मुश्किल लग रहा है बट है बहुत ही ईजी क्वेश्चन। द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद अप्लाइड वोल्टेज V for two different materials for two different intensities of light. Identify and explain using Einstein's photoelectric equation for the pair of curves that correspond to different materials but same intensity. Different intensities but same material. ठीक है, तो भाई अगर आप डिफरेंट मटेरियल विद सेम इंटेंसिटी करोगे तो जिनके लिए फोटो करंट सेम आ रहा है, उनकी इंटेंसिटी सेम है। तो ये जो दो ग्राफ्स हैं 1 और 2 के, ठीक है, इनका डिफरेंट मटेरियल बट सेम इंटेंसिटी है। इसी तरीके से 3
एंड 4 इसका जो है डिफरेंट मटेरियल बट सेम इंटेंसिटी, क्योंकि फोटो करंट सेम है। अब मुझे कैसे पता कि ये मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि 1 और 2 जो है ना, इनकी आपकी जो 1 एंड 2 है, इसके लिए अलग अलग आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रही है, लेकिन सबका फोटो करंट सेम आ रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है विद डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम मटेरियल। तो भाई इंटेंसिटी डिफरेंट है, मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम उन्हीं का होता है जिनका कि स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा होगा। तो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल किस किस का सेम आ रहा है, 1 का और 3 का। तो 1 और 3, ग्राफ देखने में दिक्कत हो रही होगी इसलिए इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ध्यान से देखो, 1 और 3 का सेम मटेरियल है, क्योंकि 1 का ग्राफ यहाँ टच कर रहा है और 3 का ग्राफ भी यहाँ टच कर रहा है। देखो ये वाला और ये वाला, ये सेम टच कर रहा है, तो 1 और 3 आपके सेम रहेंगे, मटेरियल सेम है। इसी तरीके से 2 एंड 4, 2 जो है वो भी यहाँ आ रहा है और 4 भी यहाँ आ रहा है, तो दोनों का जो आपका वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम आ रहा था, इसलिए हमने इसको सेम मटेरियल घोषित कर दिया। Now this question is one of my favorite questions, बहुत इंपॉर्टेंट है। An electromagnetic wave of wavelength lambda 1, अब ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा आएगा यहाँ पर, ये लैम्डा 1 गलती से प्रिंटेड है। इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन, नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन से क्या मतलब है कि जितनी भी इंसिडेंट एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में चली गई, वर्क फंक्शन ने तो कुछ खाया ही नहीं बीच में से। तो भाई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा प्लैंक्स लॉ से। ठीक है, वर्क फंक्शन इज नेग्लिजिबल, हेंस ऑल द एनर्जी विल अपीयर एज काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू जो होता है वो फाई नॉट प्लस के ई होता है, तो यहाँ से जो आपका एच न्यू था दैट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वर्क फंक्शन तो खत्म था, वर्क फंक्शन तो नेग्लिजिबल था। अब जो आपका डिब्रॉय वेवलेंथ थी इलेक्ट्रॉन की वो कितनी आई यहाँ पर, लैम्डा 1 इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k, और k की वैल्यू को हम यहाँ पर ये पुट कर देंगे, k विल बी इक्वल टू एच न्यू विच इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर k की जगह मैंने एच सी अपॉन लैम्डा पुट कर दिया। ठीक है, अब बस स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो लैम्डा 1 का स्क्वायर इक्वल टू दिस हो जाएगा, इस h से h कट जाएगा और लैम्डा 1 का स्क्वायर इसके बराबर आ गया। लेकिन हमसे तो पूछा गया था लैम्डा शुड बी इक्वल टू 2mc अपॉन h, तो बस इसको ट्रांसपोज कर दो, यहाँ से इस ब्रैकेट को इधर ले जाओ, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। ओके तो जिस सरप्राइज की मैं बात कर रहा था वो क्वेश्चन आ गया। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन के मेडल्स चेक कर लो भाई। 2013 ऑल इंडिया फॉरन, 2010 2019, इतनी बार ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन बहुत ही अजीब है। एक्सप्लेन ब्रीफली द रीजन वाई वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड फीचर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका पार्टिकल नेचर पे बेस्ड होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर। अब जब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, पार्टिकल नेचर ही क्यों एक्सप्लेन करता है। सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द लाइट प्रोपेगेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, हाइगन्स प्रिंसिपल के हिसाब से, एंड द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द वेव फ्रंट। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे वेव की तो उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। ठीक है, जो आपका इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इस हिसाब से भाई आपका अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो वेव थ्योरी तो ये कहती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स मस्ट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, but according to experimental observations the kinetic energy of photoelectron does not depend on intensity। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि भाई इंटेंसिटी का कोई रोल नहीं होता फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वो तो जब तक एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी नहीं गिरेगी तब तक फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला। Now according to wave theory
लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी कैन एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस प्रोवाइडेड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सफिशिएंट। देखो, हमने पार्टिकल नेचर के हिसाब से जो कंडीशन रखी है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब एमिट होंगे, वो है कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी गिरेगी। लेकिन अब जो वेव थ्योरी है वो तो ये कहती है कि कैसी भी लाइट डाल दो, बस इंटेंसिटी होनी चाहिए उसकी प्रॉपर, वो भाई फोटो इलेक्ट्रॉन निकाल देगी, जो कि गलत है। फिर अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी the energy transferred by light will not go to particular electron but it will be distributed uniformly to all the electrons। हम ये पढ़ते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन अगर एक वेव गिरेगी वो तो पूरे सरफेस पे गिरेगी ना, यानी कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स उसको इक्वली एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, बट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़ा टाइम ले लेंगे, क्योंकि जब 3-4 वेव फ्रंट आके गिरेंगे तब जाके उनकी एनर्जी इतने लायक होगी कि वो एमिट हो सके। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भाई जो फोटोन गिरने और इलेक्ट्रॉन निकलने में नैनो सेकेंड्स का टाइम होता है, फोटोन गिरने और इलेक्ट्रॉन निकलने में नैनो सेकेंड्स का टाइम होता है। तो यहाँ पर तो बात ये समझी जा रही है कि भाई जब लाइट गिरेगी अगली वेव आएगी, फिर अगली वेव आएगी, और तब जाके उसके पास इतनी एनर्जी आएगी कि वो निकल सके। तो इसलिए वेव थ्योरी जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से कि भाई कंसीडर द फिगर फॉर फोटो एमिशन, हाउ वुड यू रिकंसाइल विद मोमेंटम कंजर्वेशन, नो लाइट फोटोन हैव मोमेंटम इन डिफरेंट डायरेक्शन देन द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। पहली बात तो जब कोई फोटोन टकराता है जाके मेटल सरफेस के ऊपर, तो भाई उस पर मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है मेटल के सरफेस को, ये तो आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है। लेकिन अगर आप डिटेल में जाओ तो डिटेल में क्या होगा कि भाई जो फोटोन गिरेगा वो जाके टकराएगा न्यूक्लियस से या फिर इलेक्ट्रॉन से। अब न्यूक्लियस का तो वो कुछ कर नहीं सकता, इतनी एनर्जी उसमें होती नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को वो नॉकआउट कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है, और मोमेंटम ट्रांसफ़र होने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट सी द मेडल्स कि भाई कितने मेडल मिले हुए हैं इसको। ये देखो इतने इतने सालों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ Einstein photoelectric equation state clearly the three salient features observed in photoelectric effect which can explain on the basis of this equation। तो भाई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये कहती है कि जो आपकी इंसिडेंट एनर्जी है ना वो दो जगह यूज होती है, एक तो वर्क फंक्शन में और दूसरी काइनेटिक एनर्जी में। एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट। अब नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे में साफ साफ समझ में आता है, क्योंकि जो ग्राफ बनता है इसका इस टाइप से बनता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं गिरेगी तब तक कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज इंसिडेंट एनर्जी इज यूज्ड अप इन टू वेज। जो इंसिडेंट एनर्जी है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, एक तो वर्क फंक्शन में चला जाता है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओनली वन फोटोन कैन बी एब्जॉर्ब बाय वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ एक फोटोन को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था वो बहुत बढ़िया पार्ट है, इसके पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन ये है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट्स डबल्ड व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ when the wavelength of light incident on the surface changes from lambda 1 to lambda 2. Derive the expressions for the threshold wavelength lambda naught and work function for the metal surface। तो भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब किसी मेटल सरफेस पे वेवलेंथ जो लाइट की गिर रही थी उसे लैम्डा 1 से बढ़ाकर लैम्डा 2 कर दिया, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी ना वो भी डबल हो गई, ठीक है। तो आपको इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लैम्डा नॉट और जो वर्क फंक्शन है उसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो भाई आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये कहती है एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के ई,
देयरफॉर एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट हो जाएगा। हमने काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट पुट कर दिया यहाँ पर। अब केस 1 के अंदर एच सी अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस ई वी नॉट, और केस 2 में एच सी अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा फाई नॉट प्लस 2 टाइम्स ई वी नॉट, क्योंकि लैम्डा 1 से बढ़ाकर लैम्डा 2 करने पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डबल हो गई थी। अब इन दोनों इक्वेशंस में से ई वी नॉट की वैल्यू निकाल के इक्वल डाल दो, क्योंकि ई वी नॉट तो सेम रहेगा। तो पहले वाले से सिंपल फाई नॉट को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट हो गया। दूसरे वाले में इसको पहले यहाँ शिफ्ट करो और फिर 2 को यहाँ शिफ्ट करो, तो हाफ ऑफ एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट हो गया। अब 2 को यहाँ ले जाओ, इधर ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो 2 एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस 2 टाइम्स फाई नॉट, एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस फाई नॉट। अब माइनस फाई नॉट को यहाँ ले जाकर माइनस करोगे, इस माइनस फाई नॉट को यहाँ ले जाके प्लस का हो जाएगा, तो आंसर बचेगा माइनस फाई नॉट इक्वल्स टू एच सी अपॉन एच सी हमने कॉमन ले लिया 1 बाई लैम्डा 2 माइनस 2 टाइम्स लैम्डा 1। सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। इस माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस एच सी हो जाएगा, इस माइनस साइन को अंदर एब्जॉर्ब कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा, साइन उल्टे हो जाएंगे। अब आपने वर्क फंक्शन निकाल लिया, अब आपको निकालनी है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो भाई फाई नॉट होता है एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो अगर इससे कंपेयर करोगे एच सी से एच सी कट जाएगा, 1 बाय लैम्डा नॉट इस ब्रैकेट के बराबर आ जाएगा। इसको उल्टा कर दो, लैम्डा नॉट का आंसर आ गया लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई 2 टाइम्स लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि भाई डू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच एब्जॉर्ब फोटोन और एमिटेड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं क्या वो सारे के सारे बाहर निकल आते हैं? आंसर इज नो। मोस्ट ऑफ देम गेट स्कैटर्ड इनसाइड द मेटल ओनली। अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल आते तो भाई बहुत ज़्यादा करंट बन जाता, फिर तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस थे, तो ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ देम गेट स्कैटर्ड इनसाइड द मेटल ओनली, जो भी एब्जॉर्ब करते हैं वो अंदर ही गुम हो जाते हैं, अंदर ही घूमते रहते हैं इधर उधर। So this was the final punch video of dual nature.